हेलो बच्चों। आज मैं हिंदी व्याकरण का लेक्चर 2 शुरू करने जा रहा हूँ। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग देखे थे कि भाषा, बोली और व्याकरण पूरा कर दिए थे। ठीक है, आज जो चैप्टर होगा, ठीक है, वो व्याकरण के हम लोग 4 पार्ट्स में उस दिन बांटे थे। ठीक है, यानी 4 भागों में व्याकरण को बांटे, जिसमें पहला जो था उसमें भाग जिसका नाम था वर्ण विचार। तो आज हम लोग वर्ण पे विचार करेंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम ही है वर्ण विचार। तो देखिए, हेडिंग दे देंगे हम लोग क्या, वर्ण विचार। यानी ध्यान देना, आज हम लोग वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हिंदी में वर्ण होता क्या है, वर्णों की संख्या क्या है, ठीक है, कौन कौन सा वर्ण है, ठीक है, किस वर्ण को उच्चारण में कितना समय लगता है, कौन सा वर्ण क्या होगा, उसका कहाँ यूज है। ठीक है, ये सारी बातें आज हम लोग देखेंगे वर्ण विचार में। तो सबसे पहले इसमें जो हेडिंग दिया वर्ण विचार, तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि वर्ण क्या होता है। तो हम लोग भी हेडिंग देंगे वर्ण। वर्ण क्या है, ठीक है, तो वर्ण देकर डैश देंगे। ये आपका क्वेश्चन बन सकता है कि वर्ण क्या है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, ठीक है, जिसका हम लोग खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब कि वर्ण एक ऐसा मतलब कि मूल ध्वनि है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते। मतलब कहने का मतलब कि वो सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, वर्ण। तो वर्ण वह सबसे छोटी इकाई है, ठीक है, मतलब जिसका खंड या टुकड़ा नहीं हो सकता। तो लिखेंगे हम लोग इसका परिभाषा कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। यानी वर्ण उस मूल ध्वनि को कहेंगे जिसका खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब वर्ण सबसे छोटी इकाई है, ठीक है, इससे छोटा कोई इकाई हिंदी में नहीं है। यानी हिंदी लिखने के लिए जो सबसे छोटी इकाई आप लोग प्रयोग करते हो वही आपका क्या है, वर्ण। क्योंकि इससे छोटा कुछ नहीं हो सकता। जब इसका खंड या टुकड़े नहीं करेंगे तो सबसे छोटा यही हो गया। जैसे देखिएगा उदाहरण, आ हो गया, आ हो गया, हसाई हो गया, दीर्घाई हो गया, ऊ हो गया। फिर देखिए का हलंत, फिर ख हलंत, फिर ग हलंत, फिर घ हलंत, फिर च हलंत आदि। अब ध्यान देना, यहाँ पे जो भी लिखे हम, ठीक है, आ हर्षई दीर्घाई ऊ क हलंत ख हलंत ग हलंत घ हलंत च हलंत, यानी जितना भी हलंत वाला हम जो लिखे हैं वर्ण, ठीक है, अगर इसमें हम इसमें से कोई भी एक आगे वाला जो लिखे हैं, ठीक है, वर्ण, अगर वो जोड़ देंगे तो फिर ये डबल बन जाएगा। और डबल बनेगा तब उसका खंड या टुकड़ा होगा। लेकिन ऐसा जो जनरली लिखा गया, यानी जितना हम लिखे हैं वर्ण, यहाँ पे किसी का भी हम लोग खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ण। अब देखिए एक दो गो शब्द लिखते हैं, ठीक है, अब इसका हम लोग करेंगे टुकड़ा। जैसे लिखेंगे राहुल, तो राहुल में रा हो गया आपका, फिर हो गया हु हो गया, फिर आपका हो गया ला। तो राहुल में देखिए रा हलंत प्लस आ जोड़ रहे हैं, हुल में हा हलंत प्लस हर्षुकर जुड़ रहा है, ला में जुड़ रहा है ला हलंत प्लस आ। अब यहाँ पे देखिए दो वर्ण इधर बन रहा है, दो वर्ण है, ठीक है, तीनों में दो दो वर्ण आ गया। तो देखिए कोई भी जो इधर हम लिखे हैं तीन, राहुल, रा है, हु है, ला है, तो ये तीनों में क्या हो रहा है, रा में आ जुड़ा तो रा बना, फिर हा में ऊ जुड़ा, ठीक है, तो हु बना, ठीक है, और फिर थर्ड ला में आ जुड़ा तो क्या बन गया आपका ला। तो राहुल का निर्माण हुआ, ठीक है, मतलब कहने का मतलब तीन तीन छह शब्द, ऐसे देखने में आपको लग रहा है, बस छह शब्द नहीं बोलेंगे, छह वर्ण, ठीक है। ये जो छह वर्ण हम लिखे, इसका हम लोग खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे रा का आप कर दिए, हु का कर दिए, ला का कर दिए, क्योंकि ये खंड या टुकड़ा होने वाले हैं। लेकिन जो इधर हम लिखे रा हलंत प्लस आता, ये तो रा हलंत का आप टुकड़ा नहीं कर सकते, नहीं आ का कर सकते हैं। तो देखिए एक शब्द का निर्माण किससे हो रहा है, वर्ण से ही हो रहा। अगर आपको वर्ण नहीं पता रहेगा तो आप शब्द का निर्माण कर ही नहीं सकते, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग वर्णमाला, क्या देखेंगे, वर्णमाला।
तो वर्णमाला किसको कहेंगे? तो देखिए वर्णमाला जो वर्णों का क्रमबद्ध समूह, ठीक है, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहेंगे, ठीक है, और उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता हो, ठीक है। अब वर्णमाला वर्णों का क्रमबद्ध समूह रहेगा, उसी को वर्णमाला कहेंगे, यानी जैसा तैसा नहीं लिखना, एक सही ढंग से होना चाहिए। तो इसका डेफिनेशन ध्यान दीजिएगा, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी जो भी वर्ण है, ठीक है, अगर उसका क्रमबद्ध सही तरीके से, मतलब सही तरीके से अगर आप समूह बनाइएगा, वही समूह आपका क्या कहलाएगा? वर्णमाला। और प्लस उस समूह का जो भी उसका अर्थ कुछ ना कुछ निकलना चाहिए, ठीक है, और नहीं अर्थ निकलेगा तो वो आपका समूह वर्णमाला नहीं कहलाएगा। इतना का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। कितना देरी गया, चलिए अब ध्यान दीजिए इधर। अभी हम लोग देखें वर्ण किसे कहते हैं, ठीक है, वर्ण का परिभाषा देख ली हम लोग, उसका एग्जाम्पल देखें, फिर देखें वर्ण, वर्णमाला देखें। अब देखेंगे हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है, ठीक है, अब वो कौन कौन सी वर्णों की संख्या है, अब उसका प्रकार देखेंगे, ठीक है, कि कौन कौन सा है वो संख्या। तो लिखेंगे हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 52 होती है। यानी हिंदी वर्णमाला में हम लोग जो भी संख्या बनाते हैं, जो शब्द बनाते हैं, ठीक है, जो संख्या नहीं, जो शब्द, हिंदी वर्णमाला में जो भी शब्द बनाया जाता है तो वो 52 वर्ण है, ठीक है, यानी वर्णों की कुल संख्या 52, वही 52 से लगभग लगभग सारा शब्द बनाया जाता है, ठीक है। अब ध्यान देना है कि वो 52 कौन कौन सा है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे का, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, तवर्गीना, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। देखिए जितना भी लिखे हम अभी 25 है, ये इसकी संख्या टोटल कितना है? 25। ये आपका है स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, इसकी संख्या हो गई 25। अब देखेंगे हम लोग आ, अ, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दीर्घौ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 संख्या किसकी है? स्वर। वॉवेल, यानी स्वर की संख्या कितना हो गया? 11। टोटल आना 52। फिर देखेंगे हम लोग य, र, ल, व, ये चारों को बोला जाता है अंतः अस्थ व्यंजन, अंतः अस्थ व्यंजन। इसकी संख्या कितना है आपका? 4। फिर देखेंगे ह, तलबी स, मूर्धन्य स, दंती स, ह। ये चारों आपका हो जाएगा उष्म व्यंजन,
ऊष्म व्यंजन। अब देखिए कितना होगा, 25 आपका यहाँ 11 यहाँ 25 11 कितना हो गया 36 और 36 4 40 40 4 44। अभी और देखेंगे इसमें, यार अल्लाह, अब यहाँ से देखेंगे 6 17 11 17। इसको ये चारों को बोला जाता है संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। इनकी भी संख्या आपका कितना हो गया 4। अब देखिए इसके बाद देखेंगे हम लोग अन्न और अन्न और देखिए अन्न और अन्न को बोला जाता है अनुस्वार, ये हो गया अनुस्वार, ऊपर जो बिंदु है अनुस्वार, ये जो लास्ट में बिंदु है डबल, इसको बोला जाता है विसर्ग। तो अन्न और इसको बोलते हैं हम लोग क्या, अयोग वाह बोला जाता है, अयोग वाह। तो अयोग वाह की संख्या कितना हो गया आपका 2। तो देखिए 25 11 36 4 40 4 44 4 48 2 50। अभी 2 और बच रहा, तब जाके आपका 52 हो जाएगा। वो कौन कौन सा है, तो 2 है आपका, एक अढ़ा है, अढ़ा सड़क बोलते हैं जैसे, और फिर एक है अढ़ा पढ़ना वाला, ठीक है। तो ये जो दोनों है, ठीक है, ये दोनों के देखिए नीचे यहाँ पे हम दे रहे हैं, ठीक है, बिंदु। तो ये दोनों आपका हिंदी के अपने व्यंजन है, हिंदी के अपने व्यंजन है, इनकी संख्या 2 है। अब देखिए टोटल कीजिएगा, तो 25 11 36 36 4 40 40 4 44 4 48 48 2 50 2 52। अब ये 52 आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला जो हम लिखवाए स्पर्श व्यंजन, तो स्पर्श व्यंजन होता क्या, यानी मुंह के जिस भागों के स्पर्श से बोला जाता है, ठीक है, उसे बोलेंगे हम लोग स्पर्श व्यंजन। अभी स्पर्श व्यंजन के बारे में हम लोग जब अति पढ़ेंगे, ठीक है, वर्णों का भेद पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहां पे हम लोग पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, स्पर्श व्यंजन की संख्या 25। फिर देखिए आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दुर्घौ री ए ओ, इस सभी को बोला जाता है स्वर। इसकी संख्या कितना लिखें 11। अब उसके बाद देखिएगा या रा लौबा को बोला जाता है अंतः अस्त व्यंजन, ठीक है, इसकी संख्या भी कितना है 4। फिर देखिएगा तलबी सा मूर्धन्य सा डंटी सा हा, ये सबको बोला जाता है उष्म व्यंजन, ठीक है, इनकी संख्या भी कितनी है 4। फिर देखिए छात्र ज्ञा और श्रा, तो ये सबको बोला जाता है संयुक्त व्यंजन, क्योंकि एक से अधिक व्यंजनों का मेल से बना, इसीलिए इसको बोला जाता है संयुक्त व्यंजन। इसकी संख्या होगी 4। अब अन्न और ठीक है, अन्न और इसको बोला जाता है अयोगवाह। क्या बोला जाता है, अयोगवाह, अयोगवाह बोला जाता है। इनकी संख्या कितना है 2। फिर लास्ट में लिखा है अढ़ा है और एगो अढ़ा है, एगो अढ़ा है एगो अढ़ा, इस सड़क में प्रयोग होगा। फिर देखिए ये अढ़ा है जो पढ़ना, ठीक है, वहां पे प्रयोग होगा। तो ये हिंदी के अपने व्यंजन, इनकी संख्या हो गया 2। तो देखिए टोटल हम लिखवाते हैं हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है 52, यानी 52। अब देखिए पूरा को जोड़िएगा तो 52 आ जाएगा, 25 11 36 36 4 40 4 44 4 48 2 50 2 52। तो ये आपका हो गया वर्णों की संख्या कंप्लीट, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे वर्णों के भेद। तो इतना का सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग पढ़े हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है, ठीक है। तो सबका अलग अलग नाम दे दिए, उसमें कौन सा किस में आया, ठीक है, कौन अंतःस्था, कौन उष्म व्यंजन, कौन सा स्पर्श व्यंजन, स्वरों की संख्या कितनी थी। अब हम लोग देखेंगे व्यंजन वर्ण का भेद देखेंगे, वर्ण के भेद। वर्ण कितने प्रकार होते हैं, तो वर्ण के देखेंगे हम लोग प्रकार। तो लिखेंगे यहाँ पे वर्ण के भेद या प्रकार, देकर डैश देंगे। तो लिखेंगे वर्ण के 2 भेद, वर्ण के 2 भेद होते हैं। अब कौन कौन होता है वो ध्यान देना। फर्स्ट स्वर वर्ण,
और सेकंड आपका हो गया व्यंजन वर्ण। तो देखिए वर्ण के कितने भेद, तो आपसे अगर पूछा जाए कि वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो हिंदी व्याकरण में वर्ण के दो भेद होते हैं। पहला का नाम है स्वर वर्ण, दूसरा का नाम व्यंजन वर्ण। अब स्वर वर्ण किसको कहेंगे, अब व्यंजन वर्ण किसको कहेंगे, ये थोड़ा सा जान लीजिए। तो स्वर वर्ण यानी जिस वर्ण के उच्चारण में, ठीक है, किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उसे हम लोग बोलेंगे स्वर वर्ण। यानी बिना किसी हेल्प के, जो वर्ण बिना किसी के मदद की सहायता से बोला जाए, ठीक है, उसे हम लोग बोलेंगे स्वर वर्ण। लेकिन व्यंजन वर्ण के केस उल्टा है, ठीक है, ये सोचता है कि कोई मदद करने वाला आ जाए तभी हम बोलूंगा। तब व्यंजन वर्ण में याद रखिएगा ये मदद किससे लेगा, तो एक बंदा जो बिना मदद वाला, दूसरा है वो मदद वाला, ठीक है। तब व्यंजन वर्ण चाह रहा है कि कोई मदद करने वाला आ जाए, तो इसको मदद करने के लिए आएगा कौन, अलग से तो कोई नहीं आने वाला है, क्योंकि भरने का ना कोई भी आएगा पार्ट्स। तो पहला बोला कि हम किसी की मदद लेकर नहीं बोलेंगे, तो ये बोला हमको मदद चाहिए, तो मदद नहीं जो ले रहा वही तो इसको मदद करेगा। तब मदद करने के लिए व्यंजन वर्ण को कौन आ रहा, स्वर वर्ण। तो व्यंजन वर्ण का अगर परिभाषा आपको बोलना तो क्या बोलिएगा, यानी जिस वर्ण का उच्चारण, ठीक है, स्वर वर्ण की सहायता से हो जाए, ठीक है, यानी जो वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होती है, वही वर्ण आपका क्या कहलाएगा, व्यंजन वर्ण कहलाएगा। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले स्वर वर्ण, ठीक है, उसका प्रकार देखेंगे, फिर देखेंगे उसके बाद व्यंजन वर्ण। तो सबसे पहले चलेंगे स्वर वर्ण होता क्या है, तो यहाँ पे हेडिंग देंगे स्वर वर्ण। तो लिखते हैं जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती हो, जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती हो, उस वर्ण को स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल, उदाहरण, तो उदाहरण देखेंगे, यानी जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है हो, उस वर्ण को स्वर वर्ण कहते हैं। एग्जाम्पल में ध्यान देना है, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दीर्घौ, री, ए, ऐ, ओ, औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी स्वर वर्ण की संख्या अगर आपसे पूछे तो कितना बताइएगा, 11। स्वर वर्ण की संख्या 11 हो गया। अब देखिए स्वर की तरह कुछ कुछ ऐसा भी है वर्ण जो स्वर की तरह उपयोग होता है, लेकिन उसको हम लोग स्वर नहीं मानेंगे। अब उसको नोट में ध्यान देना है, नोट में देखिएगा यहाँ पे अन और अन ये दोनों को स्वर की तरह उपयोग अन और को, ये दोनों को, अन और ये दोनों को स्वर की तरह उपयोग किया जाता है, किया जाता है, लेकिन इन्हें हम स्वर वर्ण नहीं कहते हैं। तो देखिए अन और ये दोनों स्वर की तरह तो उपयोग होता है, उपयोग किया जाता है, लेकिन इन्हें हम स्वर वर्ण नहीं कह सकते, नहीं कह सकते तो इसको कहेंगे क्या, तो अन और को तो लिखेंगे इसे अयोगवाह, अयोगवाह
कहा जाता है। तो अन्न और आह ये दोनों को क्या कहेंगे हम लोग? स्वर की तरह तो उपयोग हो रहा है, लेकिन इन्हें हम स्वर वर्ण नहीं कहेंगे। इसको कहा जाता है क्या? अयोगवाह। इसके अलावा एक और है आपका वर्ड, ठीक है? नहीं, वर्ड नहीं बोल सकते, वर्ण। औ इसे अर्धचंद्र, अर्धचंद्र के रूप में जानते हैं। तो ध्यान देना, औ इसका भी प्रयोग हम लोग करेंगे स्वर की तरह ही, लेकिन ये भी स्वर नहीं, ये अर्धचंद्र है, ठीक है? तो इसका भी उपयोग स्वर की तरह हो रहा है, इसे अर्धचंद्र कहेंगे। तो इसका उपयोग करेंगे हम लोग कहाँ? तो ये अंग्रेजी शब्द के साथ होता है, अंग्रेजी शब्दों के साथ इसका प्रयोग होता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल, ऑफिस, ऑफिसर, ऑफर इत्यादि। अब देखिए, औ इसे अर्धचंद्र के रूप में जानते हैं, अंग्रेजी शब्दों के साथ इसका प्रयोग होता है। जैसे कि ऑफिस हो गया, शुरुआत किससे होगा? औ आपका ऑफिस क्या है? अंग्रेजी वर्ड। ऑफिसर ये भी क्या है आपका? अंग्रेजी वर्ड। ऑफर ये भी क्या है? अंग्रेजी वर्ड। तो याद रखना होगा कि औ रहेगा तो इसको हम लोग स्वर की तरह प्रयोग करते हैं, बट इसको स्वर नहीं कर सकते हैं। अन और आ को स्वर की तरह प्रयोग करते हैं, लेकिन इसको भी हम लोग स्वर नहीं कर सकते। तो स्वरों की कुल संख्या कितना होगा आपका? 11। अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर आगे बताते हैं। चलिए अब ध्यान दीजिए, अभी स्वर वर्ण के हम लोग परिभाषा देख लिए, ठीक है? अब देखेंगे इसका भेद कि स्वर वर्ण के कितने भागों में बांटा गया है। स्वर वर्ण के भेद, तो ध्यान देना हो कि स्वर वर्ण को दो आधार पर बांटा गया। एक है कि उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, और सेकंड बांटा गया है जाति के आधार पर, ठीक है? तो हम लोग दोनों का देखेंगे कि मतलब कि उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार कितने भागों में बांटा गया, फिर जाति के अनुसार इसको कितने भागों में बांटा गया। तो दोनों देखते हैं एक एक करके। तो लिखेंगे स्वर वर्ण को मूल रूप से दो आधारों पर, स्वर वर्ण को मूल रूप से दो आधारों के अनुसार विभाजित किया गया है, विभाजित किया गया है। अब देखिए वो कौन कौन होगा, ठीक है? यानी स्वर वर्ण को मूल रूप से दो आधारों के अनुसार विभाजित किया गया। दो आधार कौन कौन से? तो सबसे पहला उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। तो नंबर 1 लिखेंगे उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर डैश। तो ध्यान देना, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण को, ठीक है? उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण को कितने भागों में बांटा गया? 3। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, और तीसरा है प्लुत। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है आपका दीर्घ स्वर, तीसरा आपका हो जाता है प्लुत स्वर,
प्लुत स्वर। आप ध्यान देना तीनों स्वर, ठीक है। सेकंड देख लेंगे दूसरा। ये तो फर्स्ट हो गया, फर्स्ट आधार पर 1 2 3। अब देखें सेकंड, सेकंड होता है जाति के आधार पर, जाति के आधार पर। तो जाति के आधार पर स्वर वर्ण को दो भागों में बांटा गया। पहला है आपका, इसमें लिख दीजिएगा 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। और जाति के आधार पर हो जाएगा आपका 2 भागों में। अब 2 भागों में कौन कौन सा हो गया? पहला हो जाएगा आपका सजातीय स्वर, और दूसरा होगा आपका विजातीय स्वर। अब देखिए सबसे पहले उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, ठीक है, 3 भागों में बांटा गया था। पहला है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहेंगे? यानी जिस स्वर के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, ठीक है, उसे बोलेंगे ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर को हम लोग मूल स्वर भी कह सकते हैं, इस मात्रा भी एक होता है, इसे एक मात्रिक स्वर भी कह सकते हैं। सेकंड होता है दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर किसको कहेंगे? तो बोलेंगे जिस स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगता है, यानी इसे डबल समय लग रहा, ठीक है, उसे बोलेंगे हम लोग दीर्घ स्वर। प्लुत स्वर किसे कहेंगे? तो जिस स्वर के उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है, इसे हम लोग किसी को पुकारने वगैरह में करते हैं, यानी किसी को पुकारना है तो वहां पर आप किस स्वर के उच्चारण करेंगे? प्लुत स्वर के। किस स्वर के उच्चारण? प्लुत स्वर के। अब देखिए तो तीनों तो समझ में आ गया आप लोग को। अब देखेंगे इसके नीचे जाति के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। तो एक होता है सजातीय स्वर, जैसे कि आ के साथ आ रहा था, ये दोनों एक जाति है, ठीक है। हर्षाई के साथ दीर्घाई आ रहा है, ये भी सजातीय हो गया। हर्षाऊ के साथ दीर्घाऊ आ रहा है, ये भी सजातीय हो जाएगा। लेकिन विजातीय में क्या हो जाएगा? आ के साथ हर्षाई आ रहा है, आ के साथ दीर्घाई आ रहा है, हर्षाऊ के साथ आ रहा है ए, तो ये सब जो स्वर कहलाएगा वो विजातीय स्वर कहलाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे उच्चारण में लगने वाले समय का आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। उसमें से जो पहला आपका भाग है उसको नाम है ह्रस्व स्वर। तो सबसे पहले हम इसी के बारे में देखेंगे। तो लिखेंगे नंबर 1, ठीक है, ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर। तो ध्यान देना, ह्रस्व स्वर तभी बोलें कि जिस स्वर के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, ठीक है, उसे बोलेंगे हम लोग ह्रस्व स्वर। तो लिखते हैं जिस स्वर के उच्चारण में, यानी जिस स्वर के उच्चारण में सबसे कम समय लगता हो उसे ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर कहते हैं। आप ध्यान देना, जिस स्वर के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहेंगे। तो देखिए इसे मूल स्वर भी कहते हैं। मूल स्वर मतलब कि सबसे प्रारंभिक स्वर यही है। तो लिखेंगे इसे मूल स्वर भी कहा जाता है। इसके साथ इसमें मात्रा भी एक होती है, तो सिंगल मात्रा होने के कारण इसे एक मात्रिक स्वर भी कहेंगे। तो लिखेंगे इसे एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, इसे एक मात्रिक स्वर कहने का रीजन क्या? क्योंकि इसके पास मतलब कि कुछ नहीं है, ठीक है, ये अकेले है। और जो इंसान सिंगल रहता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिंगल, वो अकेला है। तो यहाँ पे भी ये अकेला है, तो अकेला होने के कारण इस पे मात्रा एक ही है। तो जिसके साथ एक ही मात्रा हो, ठीक है, वो कहलाएगा एक मात्रिक स्वर। इसे मूल स्वर भी बोलते हैं, ठीक है। उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, जिस कारण इसको ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब ह्रस्व स्वर की संख्या क्या होगा, तो ये देखिएगा उदाहरण में। सबसे पहले होगा आ हो गया आपका, हर्षई हो गया, हर्षऊ हो गया, फिर री हो गया। तो ये 4 है आपका ह्रस्व स्वर। ये 4 ह्रस्व स्वर हैं।
अब देखिए यहाँ पे ह्रस्व स्वर हम समझा दिए, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, अभी हम पढ़ाएं आप लोग को ह्रस्व स्वर, ठीक है। तो ह्रस्व स्वर का बारे में क्या बताएं, वैसा स्वर, ठीक है, जिसका उच्चारण करने में एकदम सबसे कम समय लगता है, ठीक है, उसे बोले ह्रस्व स्वर। इसकी संख्या भी देखें, 4 हो गया। अब देखेंगे इसके बाद हम लोग दीर्घ स्वर। सेकेंड, दीर्घ स्वर। तो लिखेंगे जिस स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा, ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगता है, दुगना समय लगता है। यानी जिस स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगता है उसे क्या बोलेंगे, दीर्घ स्वर। उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। अब दीर्घ स्वर कहते हैं तो देखिए इसमें मात्रा भी डबल होगा, तो डबल मात्रा होने के कारण इसे द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। तो लिखेंगे इसे द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। दो मात्रा के कारण इसे द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। तो ह्रस्व स्वर की परिभाषा क्या होगा कि जिस स्वर के उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा, नहीं दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर की परिभाषा क्या होगा, जिस स्वर के उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा, ठीक है, दुगना समय लगता उसे हम लोग क्या बोलेंगे, दीर्घ स्वर कहते हैं। इसे द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। अब देखिए द्विमात्रिक स्वर, तो इसमें क्या होता है, दो, बोल सकते हैं कि दो स्वरों का मेल होता है। यानी इसमें कह सकते हैं कि ठीक है, दीर्घ स्वर में, दीर्घ स्वर में तो लिखेंगे इसमें, इसमें दो स्वरों का मेल होता है, ठीक है। दो स्वरों का मतलब, कहने का मतलब कि हर्ष, हरस भी मिल रहा है, हरस भी मिल के दीर्घई बना रहा है, तो दो स्वरों का मेल हुआ कि नहीं। तो जिसमें दो स्वरों का मेल हो तो उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, ठीक है। और दो स्वर कौन कौन सा होगा, तो हरस भी हो सकता है या दीर्घ हो सकता है, हरस के साथ दीर्घ भी मिल सकता है। लेकिन अभी ध्यान रखना कि दो स्वरों का मेल हो उसे भी हम लोग दीर्घ स्वर कहेंगे, ठीक है। और इसे द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं क्योंकि डबल मात्रा होता है, ठीक है। और हरस से दुगना समय लग रहा है, इसीलिए इसे दीर्घ स्वर कहेंगे। अब इसका देखिएगा उदाहरण, आ हो जाएगा, फिर आ के बाद आपका हो गया दीर्घई दुर्गऊ, फिर हो जाएगा ए, फिर हो जाएगा ऐ, फिर ओ हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका औ। 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल संख्या कितना हुआ, 7। किसकी संख्या हो गया आपका, दीर्घ स्वर का। अब देखिए दीर्घ का निर्माण कैसे होता है, आ का निर्माण कैसे होगा, तो कुछ निर्माण देकर देख लीजिए। आ प्लस आ मिला था, क्या बना, आ। फिर देखिए दीर्घई, दीर्घई का निर्माण कैसे होगा, तो हर्षई प्लस हर्षई मिल रहा है तो क्या बन रहा है, दीर्घई। फिर देखिएगा दीर्घऊ का निर्माण कैसे हो रहा है, तो हर्षऊ प्लस हर्षऊ मिल रहा है तो ये बन रहा है दीर्घऊ। अब देखिए ए, तो ए का निर्माण कैसे होगा, तो देखिए ए का निर्माण करने के लिए आपको क्या चाहिए, आ प्लस हर्षई चाहिए, ठीक है, या आ प्लस दीर्घई चाहिए, ठीक है, या आ प्लस हर्षई चाहिए, या
आ प्लस दीर्घई चाहिए। आप ध्यान दो ना, आ प्लस हर्षई आ प्लस दीर्घई, फिर आ प्लस हर्षई और आ प्लस दीर्घई, तो ये मिलेगा तो ये बनेगा। अब ए से बनाना आपको आए, आए कैसे बनाइएगा, आए जोड़ना आ में, अब जोड़ना ए, ठीक है, या तो जोड़ना है फिर आ में जोड़िएगा, ठीक है, आ में आए जोड़िएगा तो भी बनेगा यही, ठीक है, फिर आ में जोड़ना होगा ए, फिर जोड़ना होगा आ में आए, तो बनेगा आए। अब देखना है लाना ओ, क्या लाना है आपको ओ, तो वो आपका कैसा आएगा, तो आ में जोड़िएगा ऊ हर्षऊ, ठीक है, फिर जोड़िएगा आ में दुर्गा जोड़िएगा, ठीक है, फिर जोड़िएगा आप आ में, ठीक है, आ में जोड़िएगा हर्षऊ, फिर जोड़िएगा आ में दीर्घऊ, तो ये सब बन रहा है, ठीक है, ओ का निर्माण हुआ। अब आओ का निर्माण कैसे होगा, तो आओ का निर्माण, ठीक है, आ में जोड़िएगा अब क्या ओ, फिर जोड़िएगा आ में ओ, या तो आ में जोड़िएगा ओ, ठीक है, या आ में जोड़िएगा ओ। तो देखिए ये सब निर्माण हो गया, ठीक है, तो यानी दीर्घ स्वर का निर्माण किस तरह से हो रहा है, तो हर्षाई प्लस हर्षाई मिलके दीर्घाई बना रहा है, हर्षाऊ प्लस हर्षाऊ मिलके दीर्घाऊ बना रहा है, ठीक है, फिर आ प्लस ए मिलके आय बनाया। अब यहाँ पे देखिए ई मिला था ए बना, आ प्लस दीर्घाई मिला था ए बना, आ प्लस हर्षाई मिल रहा था ए बन रहा है, आ प्लस दीर्घाई मिल रहा तो ए बन रहा है। अब हम लोग देखेंगे इसका थर्ड, जिसका नाम है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, जिस स्वर के उच्चारण में, जिस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता हो उसे प्लुत स्वर कहते हैं। अब देखिए प्लुत स्वर, तो इसमें दीर्घ से ज्यादा समय लग रहा है, इसीलिए इसे प्लुत स्वर कहते हैं। तो इसका प्रयोग हम लोग करते हैं किसी भी इंसान को पुकारने के लिए, ठीक है, नाटक संवाद में प्रयोग किया जाता है। तो लिखेंगे किसी व्यक्ति को पुकारने में इसका उपयोग करते हैं। इसे त्रिमात्रिक त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। अब ध्यान देना, जिस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लग रहा है, ठीक है, लगता उसे प्लुत स्वर कहते हैं। किसी व्यक्ति को पुकारना हो, ठीक है, या तो इसका नाटक संवाद में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। इसे क्या बोला जाता है, त्रिमात्रिक स्वर। त्रिमात्रिक कहने का मतलब इसका एग्जाम्पल देखिएगा, तीन का जैसा लिखा जाता है, ठीक है, तो उदाहरण देखेंगे हम लोग, उदाहरण, तो ये इस तरह से लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, इसीलिए इसको बोलेंगे त्रिमात्रिक। अब देखिए इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं कोई शब्द ओम, अब देखिए यहाँ पे ओम बोला जा रहा था, ओम बोलिए ओम, यानी बीच में जो आ रहा है, ठीक है, ये त्रिमात्रिक स्वर, ठीक है, इसके कारण इसको हम ओम जो बोल रहे हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा मतलब कि लंबा पुकारा जा रहा है, ठीक है। अब किसी व्यक्ति का नाम पुकारना, जैसे बोलिएगा हे राम, तो जहां पे आप ज्यादा जोर दे रहे हैं, ठीक है, वहीं पे ये प्रयोग होगा, उसी को बोलेंगे हम लोग, इसे त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं, ठीक है। ये तीन की तरह दिखने में लग रहा है, ठीक है, इसीलिए इसको त्रिमात्रिक स्वर, तो इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, ठीक है, इस तरह से आपको कहीं भी दिखेगा समझिएगा वो त्रिमात्रिक स्वर है। अब इतना हम कंप्लीट करवा दिए, यानी जो स्वर था, ठीक है, स्वर का पहला भेद जो उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार था, तो उसमें पहला हो गया ह्रस्व, सबसे कम समय लगा,
इसीलिए उसे एक मात्रिक स्वर भी कहें, उसे मूल स्वर भी कहते हैं। सेकंड देखें, दीर्घ स्वर ह्रस्व से दुगना समय लग रहा, इसीलिए इसे दीर्घ स्वर, ठीक है। इसका उच्चारण में ह्रस्व से दुगना समय लग रहा, इसे द्विमात्रिक, इसमें डबल मात्रा की बोध करा रहा। थर्ड देखें हम लोग पुलुस स्वर, ठीक है। तो पुलुस स्वर किसको बोलेंगे, जिसका उच्चारण करने में दीर्घ से भी ज्यादा समय लग रहा है, यानी किसी व्यक्ति को पुकारना है, ठीक है, चाहे नाटक संवाद वगैरह में हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ओम, तो बोलते हैं हम लोग ओम, तो यहाँ पे जो आ के ऊपर मतलब कि जो आपका प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है, वही यहाँ पे त्रिमात्रिक स्वर के कारण ही पड़ रहा है। अगर त्रिमात्रिक स्वर यहाँ पे हटा दिया जाए तो डायरेक्ट आप बोलिएगा ओम, खिस्सा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे समाप्त नहीं करना, ठीक है। तो याद रखना होगा कि अगर किसी को पुकारना वगैरह तो वहां पे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, तो वो पुलुस स्वर करेंगे। अब इसका आप लोग का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अभी हम लोग देखें स्वर वर्ण के दो भेद, ठीक है। एक देख लिए उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर 3 उसमें हुआ था। सेकंड देखेंगे जाति के आधार पर। जाति के आधार पर इसके पहले हम बताएं कि कितने हैं, 2। पहला है सजातीय स्वर। तो सजातीय स्वर किसको कहेंगे, तो देखेंगे सजातीय स्वर, ठीक है। आ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, आदि जोड़े, आदि जोड़े आपस में सजातीय स्वर कहलाते हैं, कहलाते हैं। तो ध्यान देना होगा कि आ हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, ठीक है। आदि जोड़े आपस में सजातीय स्वर कहलाते हैं क्योंकि इनका उच्चारण एक ही जैसा होता है, ठीक है। अब देखिए आ की तरह ही आ का हो रहा, थोड़ा सा चेंजिंग मिलेगा। हर्षई, दीर्घई, आज लास्ट में भी दोनों सेम ही आ रही, हर्षऊ, दीर्घऊ। तो ये दोनों भी मतलब ये जितना भी जोड़े आपस में, ये सब जोड़े क्या कहलाएंगे, आपका सजातीय स्वर। तो लिखेंगे क्योंकि, क्यों कहला रहे हैं, जो रीजन लिखिए, क्योंकि इनका उच्चारण एक जैसा ही होता है, केवल मात्रा का अंतर होता है, मात्रा का अंतर होता है। तो ध्यान देना, सजातीय स्वर किसको बोलेंगे, तो आ हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, आदि जोड़े, जोड़े यहाँ पे जाड़े नहीं होगा, ठीक है, जोड़े, आदि जोड़े आपस में सजातीय स्वर कहलाते हैं क्योंकि इनका उच्चारण एक जैसा ही होता, केवल मात्रा का अंतर होता, इसीलिए इसे बोलेंगे सजातीय स्वर। आप देखेंगे दूसरा बी जातीय स्वर। तो बी जातीय स्वर जस्ट इसका उल्टा है, माने सजातीय जिसको याद है वो बी जातीय आराम से याद कर सकते हैं। तो इसमें देखिए आ के साथ आ जाएगा हर्षई, ठीक है, आ के साथ आ जाएगा दीर्घऊ, ई के साथ आ जाएगा ए, हर्षई दीर्घई के साथ, हर्षई के साथ है आदि जोड़े, आदि जोड़े आपस में विजातीय स्वर कहलाते हैं क्योंकि इनका उच्चारण एक जैसा नहीं है। यानी कहने का मतलब, ठीक है, बी जातीय स्वर वैसा स्वर, ठीक है, आपस में स्वर का ऐसा जोड़ा जिनका उच्चारण एक जैसा नहीं हो, अलग अलग हो। जैसे यहाँ पे देखिए आ बोल रहे हैं फिर ई बोल रहे हैं, उच्चारण एक जैसा नहीं है, यहाँ पे आ वाला आ रहा है वहां पे ई आ रहा था, तो दोनों एकदम बदल रहा है, ठीक है। आ के साथ देखिए हर्षऊ आ रहा था, आ के साथ हर्षऊ, इसका भी उच्चारण एकदम दोनों अलग अलग हो रहा है। फिर हर्षई के साथ देखिए ए आ रहा,
तो ये सब जो जोड़ा आपस में कभी भी सजातीय नहीं कहलाएंगे, ये दोनों सब जोड़ा आपस में अलग अलग हैं। ये सारे जोड़े आपस में विजातीय स्वर कहलाते हैं और इनका उच्चारण ठीक है एक जैसा नहीं है, यानी इनका उच्चारण अलग अलग हो रहा है, इसलिए इस स्वर को बोलेंगे विजातीय स्वर। तो आज हम आप लोग के लिए ठीक है वर्ण था, वर्ण के दो भेद, एक स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण के बारे में आज हम पूरा देख लिए ठीक है, यानी स्वर वर्ण की जितना कहानी था वो पूरी कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोग से यही निवेदन ठीक है, इस वीडियो को ठीक है ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए और इस वीडियो को मतलब लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ठीक है। ये मेरा जो चैनल है उसका नाम है ग्रो विथ ज्ञान। यानी जिन भाइयों को ठीक है ये वीडियो अच्छा लगे तो वो क्या कीजिएगा, इस चैनल को ठीक है सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा हो इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।